डिवेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में सेट नंबर हम लोग 35 को सॉल्व करेंगे, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप हर संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन मजबूत है। चलिए सेक्शन की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यह पूछा गया है एग्जाम में, 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे पहले अधिकतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है और अंतर का मतलब क्या है? आप ये तीनों शब्द का सबसे पहले अर्थ पता कीजिए कि आखिर होता क्या है। तो अधिकतम का सीधा-सा मतलब इतना ही है कि वह सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए। 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे कम और अंतर का सीधा-सा मतलब यह है कि डिफरेंस करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तीनों शब्द का आपको अर्थ पता लग गया है। कितने अंक का, कितने डिजिट का? तो 3 अंक का। अधिकतम बताना है 3 डिजिट का, मैक्सिमम नंबर बताना है ना आपको, तो क्या करेंगे 3 डिजिट मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा? तो डिजिट से ही संख्या बनेगा, डिजिट से ही नंबर बनेगा ना? हाँ, बिल्कुल। तो बताइए संख्या कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक की अंकों को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। मैक्सिमम कौन-सा अंक है? तो 9 है और कितने अंक का बनाना है? तो 3 अंक का। यानी कि 9 बार 3 का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैक्सिमम संख्या बन जाएगा। इसी तरीके से मिनिमम की बात किया जाए, यानी कि न्यूनतम, तो क्या करेंगे? एक पद कितना ज़ीरो? एक पद 2 ज़ीरो, कितना ज़ीरो? 2 ज़ीरो करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सबसे छोटा अंक तो 0 है, सबसे छोटा अंक तो 0 है। अब 3 ज़ीरो आप लिख देते हैं तो इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है? तो आप 2 ज़ीरो का प्रयोग करेंगे और सबसे छोटा अंक 0 से 12, लेकिन सबसे छोटा अंक कौन-सा है? 1 है, तो यानी कि 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 100 आपका न्यूनतम संख्या हो जाएगा, तो जो क्या है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या है। अब कहता है अंतर, अंतर का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 12 में से आपको छोटा घटा देना है। तो घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 9, 9, 8, 800 कितना हो जाएगा? 899 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। अभी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और आप चाहते हैं कि सीटेट मैथ कंटेंट सेक्शन में आप 15 में 15 अचीव करना, तो उसके लिए मैं आप सभी को एक बैच प्रेफ़र करना चाहता हूँ और इसमें सभी सेशन आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपके पास टाइम कम है, इसलिए सारे सेशन उपलब्ध करा दिए गए हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। आप इसमें टेस्ट देने के बाद यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में 15 अचीव कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको किसी तरीके की कोई जानकारी लेनी है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके उसके बाद ही कोर्स में एनरोल कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 26 को 1/2 से भाग दीजिए। 26 को 1/2 से भाग दीजिए। 26/1/2 का मतलब क्या है? 1/2 से भाग दीजिए, यानी कि डिवाइड करना है। भाग का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना है, छोटे-छोटे भागों में इसको टुकड़ा करना है। तो जब 26 को भाग दीजिएगा 1/2 से तो क्या हो जाएगा? 26 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, और यह नीचे वाला जो फ्रैक्शन 1/2 है, यह जब ऊपर में बदलता है तो क्या हो जाएगा? गुणा में चेंज होगा। और जब गुना में चेंज होगा तो नीचे वाला अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है, यानी कि कितना हुआ? 52 हुआ। 26 को जब हम 1/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। कहता है भाग दीजिए तथा फिर इसमें से 30 जोड़िए, इसमें 30 जोड़िए, यानी कि 52 में 30 जोड़ना है, तो कितना हो गया हमारा? 82 हो गया। कहता है इस परिणाम में, यानी कि जो आया 52 और 30 का परिणाम जो प्राप्त हुआ, उसमें से 35 घटाइए। घटाने का मतलब क्या है? इसमें से माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 35। तो 82 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82 में से जब 35 माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 35 आपको माइनस करना है। तो चलिए, अगर आप 30 माइनस कर लेते तो कितना होता? 30 माइनस कर लेते तो 52 होता, लेकिन आपको कितना माइनस करना है? 35। यह कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कैसे किया गया, यह जानकारी आपको पता लग गया होगा। इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को पढ़ते जाएँगे और सॉल्व करते जाएँगे। निश्चित रूप से उसका आंसर आएगा
और जो आंसर आएगा वही ओएमआर शीट पे ध्यान से रखना है। ओएमआर शीट पे आपकी एग्ज़ाम होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ओएमआर शीट आपके एग्ज़ाम में निभाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि 4579 प्लस x प्लस 3895 बराबर 9090 है, तो x का मान क्या होगा? यानी कि आपसे एक इक्वेशन दिया गया है और यह आप कह सकते हैं कि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा कुछ नहीं, x का वैल्यू आपको निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? 4589 प्लस x प्लस 3895 बराबर 9090 लिखेंगे। कोई दिक्कत? नहीं। तो बोर्ड मार्क्स को आपको तो सीधा-सा पता ही है। इधर भी प्लस है या संख्या के जस्ट आगे कोई अंक नहीं या कोई साइन नहीं दिया गया है, तो आप क्या समझेंगे? प्लस छुपा हुआ है। क्या है? प्लस में संख्या है, x भी प्लस में है और 3895 भी प्लस है, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो इधर जोड़ लीजिए आप 4579 और 3895 को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9 5 14 के 4 हाथ में 1 9 7 16 16 1 17 हाथ में 1 8 5 13 13 1 13 1 14 हो जाएगा हाथ में 1 4 3 7 और 1 8 8474 8400 8474 प्लस x बराबर 90 90 कोई दिक्कत? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में बराबर के उस साइड में जाएगा तो 90 90 में से क्या घट जाएगा? 84 74 घटेगा। क्या होगा? 90 में से 9090 में से कितना घटेगा? 8474 घटेगा यानी कि माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 में से तो 4 घटेगा नहीं। हासिल लेंगे बगल वाले में से तो 10 बनेगा। 10 में से 4 जाएगा यानी कि 6 कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ पे 8 था, 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया 1, फिर से 0 में से तो 4 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, क्या करेंगे? हासिल लेंगे तो 10 बनेगा और 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 9 था, 1 हासिल में दे दिए तब बचा क्या है? 8 और 8 में से 8 गया यानी कि 0 616 600 कितना हो जाएगा? 616 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। यहाँ पे कहता है 51 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? सबसे पहले आप यह बताइए कि अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि वैसी संख्या जिसका मात्र 2 फैक्टर होता है। वैसी संख्या जिसका मात्र कितना फैक्टर होता है? जिसका मात्र 2 फैक्टर होता है। मात्र 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर होता है। केवल और केवल 2 ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 फैक्टर का मतलब क्या है? उसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो, उसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप 3 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, तो बताइए 1 किस-किस संख्या से कटेगा? तो या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। इसी तरीके से 3 को चेक कीजिए, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। इसी तरीके से 5 को चेक करेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 7 को चेक करेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। इसी तरीके से 11 को चेक करेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। यानी कि आपको यह पता लग गया कि अभाज्य संख्या आप पहचानेंगे कैसे? तो अभाज्य संख्या पहचानने का सीधा-सा मतलब है कि वैसी संख्या जिसका मात्र 2 फैक्टर हो और वह किसी के टेबल में ना आता हो। अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? तो चलिए अभाज्य युग्म के बारे में भी आप क्या करेंगे यहाँ पे मेंटेन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जो जानकारी दी गई है उसके बारे में जानकारी आप नोट कर सकते हैं। अभाज्य युग्म का सीधा-सा मतलब है वैसी संख्या जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 2 होना चाहिए। 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा ना होना चाहिए और ना कम भी होना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है मान लीजिए अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। अगला तो अभाज्य संख्या 3 भी होगा, अगला 5 भी होगा, अगला 7 भी होगा, अगला 11 भी होगा। तो इसमें अभाज्य युग्म कौन-सा संख्या बनेगा? आप पहले ये बता दीजिए। तो 2 और 3 तो एक पेयर बनेगा, 2 और 3 तो एक पेयर बनेगा, लेकिन जैसे ही अभाज्य युग्म की बात होगी, अभाज्य युग्म का यानी कि तो यह आपका अभाज्य युग्म नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। लेकिन अगला पेयर आप चेक करेंगे तो 3 और 5 तो पेयर बनेगा, अभाज्य युग्म का पेयर है, लेकिन कैसे? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 2 है। इसी तरीके से 5 और 7 का आप चेक करेंगे तो कितना होगा? डिफरेंस तो 2 आएगा, इसीलिए यह क्या है? अभाज्य युग्म है। तो आपको कहता है 0 से नहीं सोल्व करना है, 2 से नहीं बताना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक? तो आप कहेंगे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 51 से लेकर 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या तो पता होना चाहिए ना 51 के बाद और 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं?
पहले यह पता होगा तब तो आप अभाज्य युग्म निकाल पाएँगे ना। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या कौन-कौन सी होती है। 51 से लेकर 100 के बीच में, तो आपको काउंट करना है 52 से लेकर और 99 के बीच में ही। तो देखिए पहला लिखेंगे तो 51 तो कट जाता है, 52 भी कट जाएगा, 53 पहला आपका अभाज्य संख्या 53 मिलेगा, 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 57 मिलेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, इसके बाद आपका 61 हो जाएगा, 61 के बाद के 63, 62, 63, 64, 65, 66, 67 हो जाएगा, 67 के बाद 69 हो जाएगा, 69 के बाद 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। देखिए, इसके आगे क्या हो जाएगा 73 के बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो जाएगा, उसके बाद 81 कट जाता है, 83 हो जाएगा, 83 के बाद 87 हो जाएगा, 87 के बाद 89, 89 आता है या नहीं आता है किसी के टेबल में? तो नहीं आता है, 89 भी हो जाएगा, एक 13 सत्ते 91 कट जाता है, 93 होगा, 93 के बाद 97 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह संख्याएँ हैं जो 91 से लेकर कहाँ तक है 100 के बीच में अभाज्य संख्या, काउंट कर लीजिए कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो टोटल यह संख्या कितनी है 14 है। आप एक बार फिर से काउंट कर लीजिएगा, हो सकता है कि कोई नंबर छूट भी गया हो, लेकिन उम्मीद तो छूटनी नहीं चाहिए। यानी कि 51 से लेकर जैसे ही 100 के बीच में हम बात करेंगे कि अभाज्य संख्याएँ कितने हैं तो 14 आएँगे। कितने आएँगे? 14 आएँगे। लेकिन अब यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात नहीं की गई है, अभाज्य युग्म की बात की गई है, यानी कि पेयर की बात की गई है। तो पेयर का डिफरेंस क्या है? पेयर का डिफरेंस है 2 होना चाहिए। तो 53 और 55 का देखें 53 और 57 का देखेंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा। तो क्या यह होगा? नहीं। इसके अलावा जैसे ही 57 और 59 डिफरेंस कितना है? 2 यानी कि पहला पेयर। 59 और 61 दूसरा का पेयर। इसके बाद 61 और 67 6 का डिफरेंस, 67 और 69, 67 और 69 2 का डिफरेंस है, 69 और 71, 69 और 71, 71 और 73 इसी तरीके से 89 83 नहीं होगा, 83 87 नहीं होगा, 87 89 हाँ, 87 89 हो जाएगा, 87 89 हो जाएगा, 89 93 नहीं होगा, 93 97 नहीं होगा, यानी कि ये टोटल कितने पेयर बने? अभाज्य उनका सीधा-सा मतलब है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस 2 होना चाहिए। तब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल कितने हुए? 6 हुए। तो एक बार इसमें चेक कर लीजिए, क्या कोई ऐसा संख्या है जो अभाज्य युग्म में नहीं आ रहा है? तो 57 19 तिया 57 19 या 57 यह 57 वाला पेयर आपका फर्स्ट नहीं बनेगा क्योंकि यह 57 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 57 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वह अलग-अलग संख्याओं से भी कट जा रहा है। यानी कि आपका पहला अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 53 से स्टार्ट होगा। 53 57 नहीं होगा क्योंकि 57 3 और 19 के टेबल में आ जाएगा जो कि कट जाएगा तो आपका 57 नहीं होगा। तो आपके टोटल कितने पेयर बने? तो 5 पेयर बने। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों? आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्योंकि अभाज्य युग्म के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य युग्म कैसे पहचानेंगे और संख्या आप कैसे फाइंड करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। अभाज्य युग्म भी कितने संख्याएँ हैं, इसे काउंट करना होगा, तो आप निश्चित रूप से अब बता पाएँगे कि कितनी संख्याएँ आ रही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, लेकिन लैंग्वेज के साथ खेला गया है। यानी कि भाषा में परिवर्तन करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है अंक, अंक क्या है? 8 है, 1 है और 7 है। 3 अंक दिया हुआ है। अंक 8, 1, 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी देखिए, अब यहाँ पे बात किया गया है सबसे बड़ी यानी कि मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम बन सकता है वही नंबर। मैक्सिमम जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है, कोई भी यानी कि यह 8, 1, 7 के का प्रयोग करके यह तीनों अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंक का संख्या बनाना है। 4 अंक का कितने अंक का? 4 डिजिट का हमें संख्या तो बनाना है, लेकिन आप कहेंगे सर 3 ही अंक दिया हुआ है, तो 4 अंक का हम संख्या कैसे बनाएँगे? तो इस क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि किसी भी एक अंक को हम 2 बार प्रकट कर सकते हैं, यानी कि 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसको सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अंकों को घटते क्रम में अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपको तो इतना पता ही होगा कि जैसे ही आपको मैक्सिमम नंबर क्या करना है? प्रयोग करना है, तो संख्याओं को घटते हुए क्रम में अरेंज कर दीजिए, तो आपका सबसे बड़ी संख्या बनेगी और जैसे मिनिमम की बात हो, तो आप क्या करेंगे? संख्याओं को बढ़ते क्रम में अरेंज कर देंगे।
संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या सबसे छोटी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह तो संख्या आपका बना है कितने-कितने अंक का? 3 अंक का, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने अंक का? तो 4। लेकिन कहता है कि कोई भी एक अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रयोग 2 बार आप कर सकते हैं। तो आप बताइए 8 एक साथ में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी अंक कौन-सी है? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, सब कोई बता देगा। कौन-सी है? तो 8 है। कौन-सा बड़ा है? 8 है। यानी कि आप 8 को ही 2 बार प्रयोग कर लीजिए। 8 को ही जब 2 बार प्रयोग कीजिएगा और इसको घटते हुए क्रम में अरेंज कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 8, 8, 7, 8, 8, 7, 1 और सबसे मिनिमम की बात हो तो 1, 7, 8, 8 यानी कि जब मैक्सिमम बनाना हो तो हम बढ़ते क्या करते हैं घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं और जब मिनिमम बनाना हो तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका कौन-सा हो जाएगा? देखिए 88, 71 तो सही आंसर है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट भी कर लीजिएगा। जैसे ही आपको मैक्सिमम नंबर बनाना हो तो अंकों को क्या करना है? अंकों को घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। अंकों को घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, ठीक है? और जब मिनिमम की बात हो तो मिनिमम की बात होगी तो क्या करना है? अंकों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। अंकों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। अंकों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रोल एग्ज़ाम में निभाएँगे। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ किया गया था, नहीं ना, सिर्फ़ लैंग्वेज में खेला गया था। किसी भी 2 अंकों को आपको प्रकट कर देना है यानी कि रिपीट करके एक संख्या बनाना था और सबसे बड़ी संख्या बनाना था। तो वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 8871 बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? पता है किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? कहता है क्या? किसी त्रिभुजीय आधार त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि कितने शीर्ष होते हैं? प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? आपको क्या करना है? शीर्ष होते हैं। यह आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको बार-बार हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ भी ले, हो सकता है ना भी पूछे क्योंकि यह डाटा से आपसे पूछा गया है। त्रिभुजीय आकार में प्रिज्म का शीर्ष कितना होता है? तो शीर्ष 2 होता है और फलक कितना होगा? 2 आयताकार में कितना होता है? त्रिभुजीय आकार में शीर्ष 2 होगा। कितना? और जो यहाँ पे शीर्ष दिया गया है, शीर्ष जो होगा वह 3 होगा और आयताकार में 2 होगा। आयताकार में कितना होगा? 2 होगा। इससे आप नेट से सर्च कर लीजिएगा और संभवतः कोशिश करूँगा कि कल इस क्वेश्चन को बाय फिगर के द्वारा मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है? बाय फिगर के द्वारा इसे मैं समझा पाऊँ कल के कुछ सेशन में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, किसी पात्र में 35 लीटर 560 एमएल 35 लीटर 560 एमएल यानी कि मिलीलीटर तेल है। यदि इसमें 875 एमएल तेल और मिला दिया गया 875 एमएल तेल और क्या किया गया? मिला दिया गया। तो अब मिश्रण की कुल मात्रा होगी, यानी कि ये इसमें कहा क्या जा रहा है? जोड़ना है, सिर्फ़ सब्ट्रैक्ट करना है। मिला दिया गया। मान लीजिए 2 केजी आप चीनी खरीदे, 2 केजी चीनी में 1 केजी आप बालू मिला दिए, यानी कि मिला दिए तो क्या हो गया? बढ़ गया, मात्रा बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा? 3 केजी हो जाएगा, चाहे वो मिश्रण कैसा भी हो, लेकिन मिश्रण का क्या है? वेट 3 केजी हो जाएगा। वेट तो बढ़ जाएगा ना, तो उसी तरीके से मान लीजिए 1 केजी आप गए मार्केट से आटा खरीदे, आटा में ही आप 1 केजी आलू डाल दिए, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो वेट तो 2 केजी हो गया, चाहे मिश्रण वह कैसा भी हो। इसी तरीके से इस मिश्रण का आपसे क्या पूछा गया है? कैपेसिटी पूछा गया है, वेट पूछा गया है, आखिर होगा तो होगा क्या? तो देखिए, इसमें सीधा-सा आपको कुछ नहीं करना है, क्या कीजिएगा? इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए, इधर आप जोड़ेंगे तो जीरो में एमएल में एमएल जुड़ेगा और लीटर में लीटर जुड़ेगा। तो जीरो में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 और 7 13 के 3 हाथ में 1 8 5 13 13 1 14 के 4 हाथ में 1 कोई दिक्कत? हाथ में 1
तो यह 1 कहाँ पे आ जाएगा? यह लीटर पे शिफ्ट कर दीजिए। तो 1 और 5 6 और 3 36 लीटर 435 एमएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 लीटर 435 एमएल। 36 लीटर 36 लीटर 435 एमएल। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 560 एमएल को एक जगह जोड़ लीजिए और 875 एमएल को एक जगह जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो यह 5 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा और इधर 13 और 1 14 यानी कि 1435 एमएल मिलेगा। तो आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि 1 लीटर में कितना एमएल होता है? तो 1000 एमएल होता है। 1 लीटर में कितना? 1 लीटर में कितना एमएल होता है? तो 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। कितना? 1000 एमएल होता है। यानी कि 1000 एमएल है। अगर इसको आपको लीटर बनाना हो तो आप क्या करेंगे? आप इसको भाग करेंगे 1000 से। यानी कि 3435 बट्टा 1000 करेंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? 1 लीटर 435 एमएल बचेगा या नहीं बचेगा? तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 1 लीटर 35 के साथ जुड़ेगा तो 36 लीटर हो गया और इधर 435 एमएल आएगा। यानी कि 36 लीटर 435 एमएल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। कहता है किसी स्कूल में अध्ययन यानी कि पढ़ाई का टाइम क्या है? 9:15 यानी कि सुबह का टाइम रखा गया है 9:15 पर प्रारंभ हुआ तथा मध्य अवकाश 12:55 पीएम तक। कै बजे तक? तो 12:55 तक। 12:55 पीएम तक यानी कि दोपहर तक पर हुआ मध्य अवकाश यानी कि लंच का टाइम हुआ। तो कहता है मध्य अवकाश तथा अध्ययन समय कितना रहा? मध्य अवकाश तक यानी कि लंच से पहले तक अध्ययन का टाइम कितना रहा है? यानी कि स्टडी टाइम आपसे पूछता है। तो आप पहले ये पता लगाइए कि स्टार्ट कितने बजे हुआ था? तो आप कहेंगे सर स्टार्ट तो 9:15 में हुआ था और समाप्त कितने बजे हो गया था? 12:55 में। यानी कि 12:55 पे लंच का टाइम लग गया, यानी कि लंच का घंटी लग गया था और उससे पहले स्टार्ट कितने बजे हुआ था पढ़ाई का? तो 9:15 पे। तो इसको आप घटा दीजिए, घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? देखिए मिनट से मिनट घट जाएगा। तो 5 में से 5 गया यानी कि 0 और 5 में से 1 गया 4 और इधर 12 घंटा में से 9 घंटा गया 3 घंटा। कोई दिक्कत? 3 घंटा 40 मिनट आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आपको इस टाइम को क्या करना था? माइनस करना था। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में भी हो जाते हैं कि इस टाइप का अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि 12:15 में आपका लंच का घंटी लग गया और 9:55 में आपका पढ़ाई का बिल लगा हुआ था। तो इसको आप घटाते कैसे? इसको आप घटाते कैसे? तो इसका एक सीधा-सा फंडा है कि यहाँ पे जैसे हम लोग हासिल लेते हैं ना, तो यहाँ पे 1 हासिल लेने का मतलब क्या है? 60 मिनट हासिल ले रहे हैं। यानी कि इसको 12 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 11 घंटा 75 मिनट लिख सकते हैं और नीचे में 9 घंटा 55 मिनट को आप घटा तो लेंगे। इसका जो आंसर आएगा, इसका भी उतना ही आंसर आएगा। तो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 5 गया यानी कि 2 और इधर 9 में से कितना गया? 9 में से 11 में से 9 गया यानी कि 2। 2 घंटा 20 मिनट इसका आंसर होगा। 2 घंटा 20 मिनट होगा यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस टाइप से समय में कन्फ्यूजन होता है और किस टाइप से बच्चे क्वेश्चन में फँस जाते हैं, वो भी जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छी ही लग रही होगी। इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों के साथ अवश्य रूप से बात कीजिएगा और बच्चों को हेल्प मिल पाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न से पूछा गया है। पैटर्न से पूछा गया है, मिसिंग नंबर से बोल सकते हैं, नंबर सीरीज़ से बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर का अलग-अलग नाम देते हैं। आपको उस पे गौर नहीं करना है कि बच्चे इसका नाम क्या देते हैं, लेकिन आपको एक जानकारी और प्राप्त करनी होगी कि 11 गुना 13 करेंगे, तो 11 में अगर 13 से आप गुना कर रहे हैं तो 13 और यहाँ पे 13 3 4 1 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर आता है 144 और 144 में से 1 घटाएँगे तो कितना आ गया 143 यानी कि फिर से यह नंबर और यह नंबर यानी कि इधर का गुना करने पर इधर वाले के बराबर आ रहा है, इधर वाले के बराबर आ रहा है। इधर गुना करने पर हमें 143 प्राप्त हो रहा है और इधर स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं तो 143 प्राप्त हो रहा है। यानी कि यह दोनों क्या है? इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्या आगे भी सेम पैटर्न लॉजिक काम कर रहा है क्या? तो आपको गुना कितना में करना है? 15 में 17 से गुना करना है। 15 में 17 से गुना करना है तो आप चलिए 17 गुना 10 कर लीजिए और प्लस 17 गुना 5 कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 117 हो जाएगा और इधर 17 पचे 50 ये हो जाएगा 255 255 कोई दिक्कत नहीं। 255 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर -1
16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है? 16 स्क्वायर यानी कि 16 गुना 16 यानी कि 256 स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसका भी बहुत जल्द हम आप सभी के लिए साथ वीडियो शेयर करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ पे कहता है 16 का स्क्वायर कितना हुआ? तो 256 256 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 255 यानी कि इधर वाला डाटा और इधर वाला डाटा क्या है? सेम है। इधर वाला डाटा और इधर वाला डाटा सेम है यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया यानी कि आपको ऐसी संख्याओं को फाइंड करना है जो इधर गुना करने पर इधर वाला स्क्वायर के बराबर हो जाए। स्क्वायर में से -1 करें तो हमें प्राप्त हो जाए। तो कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस तो आप निकालेंगे तो पता लग नहीं रहा है कि आखिर डिफरेंस चल कितना का रहा है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस चला और आगे चलेंगे तो यह कितना का हो जाएगा? डायरेक्ट डबल हो जा रहा है। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस चला, अगला देखेंगे तो 15 का डिफरेंस हो गया। तो अगला क्या? इसके बीच में देख रहे हैं तो 14 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस से तो कोई लॉजिक चल नहीं रहा है, तो डिफरेंस से आपको नहीं, एक-एक ऑप्शन को रखकर आपको चेक करना होगा, सीधा-सा मतलब यही है। आप लॉजिक को तो फाइंड कर लिए हैं, आखिर लॉजिक चल क्या रहा है, ठीक है? चलिए यहाँ पे हम लोग इरेज़ कर लेते हैं और आपको ऑप्शन को चेक करना है, डायरेक्टली ऑप्शन को ही चेक कर लीजिए। 43 गुना 46 मान लीजिए 43 गुना 46 करेंगे और इधर आपका 44 स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पे तो गुना कर रहे हैं तो आपका कितना आएगा? 43 में जब 46 से आप गुना करेंगे, तो क्या आएगा? 43 गुना 46 करेंगे तो 1978 आएगा और इधर 44 गुना 44 करेंगे तो निश्चित रूप से यूनिट प्लेस तो आपका 36 मिलेगा। यानी कि लास्ट में 6 मिलेगा तो 1936 प्राप्त हुआ। 1936 में से 1 जाएगा तो क्या यह बराबर हुआ 1978 और इधर 1935 यह कभी भी बराबर होगा? तो नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या करना है? नेक्स्ट ऑप्शन में ज़्यादा कुछ तो नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ़ यह डाटा चेंज करना है। तो अब यहाँ पे आपका 43 की जगह पे क्या डलाएगा? 43 ही रहने दीजिए और इधर क्या हो जाएगा? पहले 44 था, अब 45 कर दीजिए। अब 45 स्क्वायर करेंगे तो इधर तो गुना करने पर आपको कितना मिलेगा? 43 गुना जैसे ही 46 किए थे तो आपको कितना मिला था? 1978 यानी कि 1978 और 45 का स्क्वायर करेंगे तो 20-25 मिलेगा। 20-25 माइनस 1 तो इधर तो हो जाएगा 20-24 और इधर 19-78 तो ये क्या कभी भी बराबर होगा? नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं 45 और 47 रख लीजिए। यहाँ पे आप 45 रख लीजिए और यहाँ पे आप 47 रख लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? आगे सॉल्व कीजिए और देखिए क्या ये दोनों सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तब 45 में 36 से गुना करेंगे, 45 गुना 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20-70 हो जाएगा। 20-70 सॉरी 20-70 हो जाएगा कितना? 20-70 हो जाएगा और 47 में 47 से गुना करेंगे तो 22,009 मिलेगा 22,009 मिलेगा और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,008 और इधर 20,70 तो यह क्या कभी भी इक्वल है आपकी नज़र में? तो नहीं, मेरे भी नज़र में इक्वल नहीं है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जब गलत हो गए तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको चेंज का आवश्यकता है इसको चेंज करने की यानी कि चेक करने की तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको पहले क्या डालना है? 44 डालना है, 44 गुना 46 और बराबर में 45 डालना है। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20-25 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20-25 इधर से माइनस करेंगे तो 20-24 मिलेगा। 20-24 मिलेगा और इधर गुना कर लीजिए 46 44 गुना 46 कर लीजिए। 44 गुना 46 आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 20-24 मिलेगा। कितना? 20-24 मिलेगा। जैसे ही देखिए तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 वेरीफाई किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। इधर भी 20-24 इधर भी 20-24 यानी कि यह आपका सर्टिफाइड किया यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। इस पैटर्न में आपको कुछ भी नहीं करना था, बशर्ते कि आपको पैटर्न फाइंड करना था, आखिर कि पैटर्न है क्या? तो दोनों संख्याओं को गुना करके बराबर के स्क्वायर में से माइनस आप कर रहे थे 1 तो आपको दोनों बराबर आ रहा था। अगर यही पैटर्न आगे भी चलता था, तो उसी पैटर्न के आधार पे हम नई संख्याएँ भी फाइंड किए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? अभाज्य संख्या। सबसे पहले 10 विषम होता है प्रथम 10 विषम तो विषम का मतलब आप बता दीजिए कि वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो तो अभाज्य संख्या क्या हो अभाज्य संख्या स्टार्ट तो कहाँ से होती है अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है लेकिन विषम संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है तो चलिए विषम संख्या 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 9 हो जाएगा 11 हो जाएगा 13 हो जाएगा इसी तरीके से 15 17 वैसी संख्या जो सिर्फ 2 से भाग ना लगे
तो उसे विषम संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यह आपको ऑड नंबर का एग्ज़ाम्पल है, ऑड नंबर का एग्ज़ाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि विषम अभाज्य संख्या, तो अभी इसी सेशन में हम सभी लोग थोड़ी देर पहले अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात किए हैं, तो आप सभी को थोड़ा-सा ध्यान में तो होगा ही कि आखिर अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो मैं आपको सीधा-सा फंडा इतना ही बताया हूँ कि क्या करना है, किसी भी संख्या का अगर मात्र 2 गुणनखंड है, मात्र 2 गुणनखंड है, पहला तो या तो 1 पहला 1 होगा और दूसरा वह खुद संख्या यानी कि इटसेल्फ होगा। मान लीजिए किसी भी संख्या का अगर आप 5 पहचानना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसको आपको क्या करना होगा, 1 से चेक कर लीजिए और अगला इसका गुणनखंड देखेंगे तो या तो 1 होगा या तो 5 होगा। यानी कि मात्र इसका 2 ही गुणनखंड है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 और 5 ही गुणनखंड हो गए, यानी कि टोटल गुणनखंड कितने हुए? टोटल गुणनखंड 2 हुए, तो आपको अभाज्य संख्या में टोटल गुणनखंड कितने होने चाहिए? तो मात्र 2 ही होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से आप अभाज्य संख्या पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 का तो 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, तो इसका तो 3 गुणनखंड हो गया। यह कभी भी अभाज्य संख्या बनेगा? तो नहीं बनेगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए। तो अभाज्य संख्या विषम 10 अभाज्य विस 10 विषम अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो ये आपको फाइंड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो विषम भी आपको पता लग गया, अभाज्य संख्या भी पता लग गया, तो आप इतना कह ही सकते हैं कि पहला विषम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन विषम संख्या 9 है, लेकिन अभाज्य नहीं, जिसकी वजह से आपका 9 नहीं होगा। अगला क्या हो जाएगा, 13 हो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 15 तो क्या है, विषम है लेकिन अभाज्य नहीं, क्योंकि वह 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। लेकिन विषम अभाज्य संख्या का मतलब सीधा-सा इतना ही है कि उसका केवल और केवल मात्र 2 ही फैक्टर होना चाहिए, यानी कि केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। तो कहता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद क्या हो जाएगा, 11, इसके बाद 17 हो जाएगा, इसके बाद 19 हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए, 10 ही हमें लिखना है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगला क्या हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, अगला 23 हो जाएगा। देखिए 3 और 3 6 और 3 9 ही हुआ अभी, एक और लिख लीजिए, एक और लिखेंगे तब 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यानी कि काउंट कर लीजिए टोटल कितना हुआ? 4 4 ये 8, 8 और 2 10, 10 टोटल विषम अभाज्य संख्या हम लोग फाइंड कर लिए। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको बताना है कि माध्य क्या होगा? तो माध्य का फ़ॉर्मूला आप सभी को तो पता ही होगा। क्या होता है? माध्य का फ़ॉर्मूला सीधा-सा इतना ही है कि सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्या, तो संख्याओं की संख्या तो आपका 10 फिक्स है। 10 तो फिक्स है, सभी संख्याओं का मतलब फिक्स है, कितना है? संख्याओं की संख्या तो फिक्स है, 10 होगा। लेकिन ऊपर वाला जोड़ेंगे 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 और 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 11 और 11 जोड़ लिए तो 28 हो गया है और 28 में आप 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, 41 में आप 17 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, 58 में आप 19 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा और 77 में 23 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में 29 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। यानी कि ये सभी डाटा का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा और 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.9 हो जाएगा, 12.9। तो आपका कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस क्वेश्चन में विषम संख्या भी पहचानना आ गया होगा, विषम संख्या आप लोग कैसे पहचानेंगे? अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे और साथ में विषम अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे और कौन-कौन सी होती है, इसी के साथ आपको एक फ़ॉर्मूला भी पता लगा होगा, जो कि यह है कि माध्य बराबर क्या होता है और माध्य का फ़ॉर्मूला क्या है, जो कि आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछ ही लिए जाएँगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन को सिर्फ़ आपको गौर से देखना है। एक बार पढ़ लीजिए, गणित के एक टेस्ट में यानी कि गणित का एक पेपर होता है, जिसमें जैसे कि मान लीजिए आपका सीटेट का पेपर हो रहा है, तो सीटेट के पेपर में आपको क्या करना है? कहता है कि 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। यानी कि इस पेपर में 30 विद्यार्थी भाग लिए हैं। कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी भाग लिए हैं और नीचे उसका अंक दिया गया है। पहले विद्यार्थी का 7, 1, 3, 6, 5, 5, 5, 0, 7, 8, 1, 9, 0, 5, 8, इस टाइप से क्या प्राप्त हुआ है? अंक प्राप्त हुआ है, यानी कि नंबर प्राप्त हुआ है एग्ज़ाम में।
कहता है कि 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको बताना है। विद्यार्थियों की क्या बताना है? संख्या बताना है। 5 से अधिक या उसके बराबर यानी कि 5 से अधिक और उसके बराबर का मतलब क्या है? तो बराबर 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा का मतलब है 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी अंक यानी कि 5 से 12 और 5 के बराबर यानी कि 5 भी काउंट करेंगे और 6, 7, 8, 9 भी काउंट करें लेकिन लेकिन आपको काउंट क्या नहीं करना है 4, 3, 2, 1, 0 आपको काउंट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में चलिए आप काउंट कर लीजिए बस काउंट करके विद्यार्थियों की संख्या बता देना है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका अंक 5 से ज़्यादा और 5 के बराबर प्राप्त हुआ। तो देखिए 7 आप काउंट होगा या नहीं होगा? 5 से 12 है, काउंट हो जाएगा। 1, 3 नहीं काउंट होगा क्योंकि 5 से छोटा है। 6 भी काउंट हो जाएगा। 5 के बराबर 5 है। 5, 5, 5 अब यहाँ पे 0 काउंट नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 नहीं काउंट होगा, 9 काउंट होगा, 5 काउंट हो जाएगा, 8 काउंट हो जाएगा। इसके बाद 1, 3 नहीं काउंट होगा, 8 काउंट हो जाएगा, 10 काउंट होगा, इसके बाद 10 काउंट होगा, 4, 3, 8 नहीं काउंट 8 काउंट हो जाएगा, 6 काउंट हो जाएगा, 8 काउंट होगा, 9 काउंट होगा, 2 1 काउंट नहीं होगा, 0 4 भी काउंट नहीं होगा। तब आपको काउंट कर लेना है कि कितने इसमें रेड सर्कल बने हैं, कितने अंक में मैंने आपको सर्कल करके बताया है, तो आपको काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो काउंट कीजिएगा इसको तो देखिए, काउंट कीजिए आप। तो काउंट कीजिएगा तो पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टोटल कितने नंबर मिले? तो ऐसे 17 विद्यार्थी हैं जिनका अंक या तो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, या तो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है। इसका साइन ऐसे होता है 5 बड़ा का साइन और नीचे में बराबर, इधर आपको अंक बताना है, ठीक था? यही आप फाइंड किए तो टोटल कितना मिला? तो 17 ऐसे विद्यार्थी मिले जिसका 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 5 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितना है? 30 था, तो 30 में से 17 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 5 के बड़ा या 5 के बराबर अंक प्राप्त किया है। तो 5 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? तो आप करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी कि तो यहाँ पे आपसे विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया था जो 5 से अधिक या 5 के बराबर अंक प्राप्त करने वाले थे। तो उसकी संख्या 17 हो जाएगी और 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। आपको फिर से काउंट करने की आवश्यकता नहीं। इसमें से जो अंक आए हैं उसको आपको माइनस कर लेना है और जो आपको प्राप्त होगा वही बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका टोटल सेशन समाप्त हो गया है और आज का सेशन समाप्त होता है। फिर से हम आप सभी के लिए कई नए क्वेश्चन के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे रात्रि को 8 बजे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी बता देना चाहता हूँ कि अब सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट सेक्शन में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसके लिए आज ही इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। और जैसे इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन कराया अब काफ़ी बेसिक से उससे भी बेसिक आपको एग्ज़ाम जो सेशन रहती है उसमें काफ़ी बेसिक तरीके से बताया जाता है। यानी कि एक-एक चीज़ को लिख कर समझाया जाता है, साथ में उसका हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर इस कोर्स के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस सेशन। टाटा बाय-बाय, गुड नाइट।